हाय एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 1781 का जो संशोधनात्मक अधिनियम था उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो इसमें पहला एक प्रावधान किया गया था, उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कलकत्ता में रहने वाले सभी लोगों का होगा तथा निर्णय के दौरान ब्रिटिश कानूनों के साथ साथ स्थानीय परंपराओं का भी ध्यान रखेगी। यानी कि जो हम लोग ने देखा था कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय बनाने की बात कही गई थी। तो वो जो उच्चतम न्यायालय बना था उसका जो अधिकार क्षेत्र होगा वो कलकत्ता में रहने वाले सभी लोगों पर होगा। ठीक है, किसी एक लोगों पर या किसी बड़े लोगों पर नहीं, सभी लोगों पर होगा जो भी लोग कलकत्ता में रह रहे हैं। और उसके अलावा जो निर्णय का जो होगा, निर्णय जो लिया जाएगा वो ब्रिटिश कानून के साथ साथ जो यहाँ पर जो इंडिया में जो कलकत्ता में जो भी स्थानीय परंपरा चल रहा था उसको ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, ये प्रावधान किया गया था। दूसरा एक प्रावधान किया गया था कि गवर्नर जनरल परिषद के द्वारा पारित कानून को उच्चतम न्यायालय में पंजीकृत कराना आवश्यक नहीं होगा। यानी कि जो गवर्नर जनरल परिषद था, जो कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था रेगुलेटिंग एक्ट में 4 सदस्यीय गवर्नर जनरल परिषद बनाया गया था। तो वो जो भी कानून पारित करेगा उसको उच्चतम न्यायालय में पंजीकृत कराना आवश्यक नहीं होगा। ठीक है, ये दो प्रावधान, मुख्य और भी प्रावधान किए गए थे लेकिन ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए ये है। ठीक है, तो ये दोनों प्रावधान किए गए थे 1781 के संशोधनात्मक अधिनियम में। उसके बाद नोट है, हम लोग देख लेते हैं इसको। 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया और अली जाह इनके इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। जो 1773 में प्रावधान किया गया और 1774 में गठन किया गया। ठीक है, और जो इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? एलिजा इन थे। ठीक है, ये एक अधिकारी थे। ठीक है, उसके बाद दूसरा नोट क्या है? 1773 का अधिनियम भारत पर शासन के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित पहला अधिनियम था। ठीक है, जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, एक्ट मतलब अधिनियम को बोलते हैं। ठीक है, वो भारत पर शासन के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित पहला अधिनियम था जो यहाँ पर अच्छे से रूल कर सके। वो जो ब्रिटिश लोग थे उसके लिए ये लोग पहली बार कोई रूल पास किए थे। ठीक है, ये हम लोग पढ़ लिए 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। पिछली वीडियो में हम लोग देखा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं 1784 का फिक्स इंडिया एक्ट। ओके, चलो देखते हैं। कंपनी का आर्थिक संकट बना हुआ था। प्रथम मराठा युद्ध एवं द्वितीय मैसूर युद्ध से कंपनी का न केवल आर्थिक संकट गहराया बल्कि उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचे। ठीक है, इसमें जब प्रथम मराठा युद्ध हुआ और जो द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ इससे कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है, इससे कंपनी के ऊपर आर्थिक संकट तो आई ही, साथ में उसकी जो राजनीतिक प्रतिष्ठा थी, जो हर जगह उनका एक प्रतिष्ठा बना हुआ था राजनीति के रूप में, उनको भी ठेस पहुंचा। ठीक है, ब्रिटिश उद्योगपतियों, व्यापारियों एवं बुद्धिजीवियों के द्वारा कंपनी को नियंत्रित करने की मांग जारी थी। जो वहां पर जो ब्रिटेन में जो रह रहे थे उद्योगपति, व्यापारी, बुद्धिजीवी, ये लोग बार बार मांग कर रहे थे कि कंपनी की जो दिया गया है पावर उसको कंट्रोल किया जाए, उसको नियंत्रित किया जाए। ठीक है, ये जो चार्टर दिया गया था उसमें चार्टर में संशोधन करने का मांग किया जा रहा था ताकि जो कंपनी है उसकी शक्तियों पर थोड़ा सा लगाम लगाया जा सके। 1773 का अधिनियम प्रभावी तरीके से कार्य नहीं कर पा रहा था और न ही सरकार का कंपनी पर वास्तविक नियंत्रण स्थापित हो पाया था। और 1773 में बहुत सारे प्रावधान तो किए गए थे, रेगुलेटिंग एक्ट लगाया तो गया था लेकिन वो सही मायने में काम नहीं हो रहा था। बस ये क्या बोलते हैं, कॉपी पे लिखा हुआ था कि ये प्रावधान है, बट रियल में वो एक्चुअली में वो काम नहीं कर रहा था। तो इसलिए जो भी लोग वहाँ पे बोल रहे थे कि जो कंपनी को थोड़ा सा लगाम दो, ये चार्टर दिए हो उसमें थोड़ा सा संशोधन करो, संशोधन करने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसलिए ये जो है 1774 का ये फिक्स इंडिया एक्ट लाया गया। ओके, इसके बाद है अमेरिका ब्रिटेन का उपनिवेश था जो 1783 में स्वतंत्र हो चुका था। ये जो अमेरिका था, पहले इंडिया से पहले भी अमेरिका जो है अमेरिका पे ब्रिटिश ये किए हुए थे, कब्जा किए हुए थे। तो उपनिवेश का मतलब होता है कि अगर कोई देश अपने फायदे के लिए किसी अन्य देश पर अपना पूरा शासन करे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो उसी को बोला जाता है उपनिवेश। ठीक है, तो जो ब्रिटेन का एक उपनिवेश है ये अमेरिका, ये सबसे लाभदायक उपनिवेश था ब्रिटेन का। ठीक है, वो लोग है ना 1783 ईस्वी में स्वतंत्र हो गए। अमेरिका 1783 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ, तो इससे भी ब्रिटेन को क्या हुआ, काफी नुकसान हुआ।
तो इसमें जो इस सब के लिए जो है ये 1784 का पीस इंडिया एक्ट लाया गया। तो इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया? तो इसमें पहला प्रावधान किया गया कि ब्रिटेन में 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। इसमें 2 सदस्य थे ब्रिटिश वित्त मंत्री और विदेश मंत्री तथा 4 सदस्यीय प्रीवी काउंसिल के थे। ठीक है, इसमें क्या हुआ ना, जो 1773 में जो संशोधन किया गया था चार्टर में, उसमें था कि जो कंपनी का जो हेड होगा, उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, कंपनी का जो डायरेक्टर होगा वो खुद से सरकार को बताएगी कि हम क्या क्या कर रहे हैं। बट इसमें फिफ्थ इंडिया एक्ट में कर दिया गया कि नहीं, 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया जाएगा, जो है ये कंपनी का ये बागडोर संभालेगी, बागडोर नहीं संभालेगी, मतलब कि जो भी काम कर रही है उसका ये करेगी, एक तरह से मुआवजा करेगी, मुआयना करेगी। ठीक है, उसमें क्या था, 4 सदस्य थे प्रीवी काउंसिल के थे और जो 2 सदस्य थे वो ब्रिटिश वित्त मंत्री और विदेश मंत्री के थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रावधान किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा कंपनी के डायरेक्टरों को निर्देश दिए जाएंगे और डायरेक्टर उसी निर्देश के अनुसार भारतीय शासन का संचालन करेंगे। पहले क्या था, जैसे कि हम लोग देखें कि ये मान लीजिए सरकार है और ये हो गया कंपनी, ठीक है, और ये हो गया इंडिया, तो ये पहले डायरेक्ट यहाँ पे राज करते थे और इसको खबर देते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या किया गया कि ये जो सरकार है वो इसको ऑर्डर देगी और इसके आधार पे ये यहाँ पे ऑर्डर काम करेंगे। ठीक है, ऐसे किया गया। उसके बाद तीसरा प्रावधान किया गया, भारतीय प्रशासन के संचालन के लिए बंगाल के गवर्नर जनरल एवं 3 सदस्यीय परिषद का प्रावधान। इसमें 3 सदस्यीय परिषद का प्रावधान किया गया। जो 4 सदस्यीय परिषद था उसमें नहीं हो पाता, मतलब कि कुछ मतभेद के कारण कर दिया गया कि जो पहले 4 सदस्यीय परिषद था उसको 3 सदस्यीय परिषद कर दिया गया। बहुमत के आधार पर निर्णय लेंगे तथा गवर्नर जनरल को निर्णायक मत का अधिकार हो गया। सेम वैसा ही उसमें भी था कि बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा और गवर्नर जनरल को निर्णायक मत का अधिकार होगा। और इसमें बस 3 सदस्यीय परिषद कर दिया गया। अगर हम लोग कंपेयर करें तो इसमें था कि जो डायरेक्टर है, कंपनी का डायरेक्टर, वो खुद बताएगा सरकार को। इसमें था कि 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया इसके लिए। ठीक है, उसके बाद इसमें था कि पहले कंपनी डायरेक्टर सीधा रूल करते थे, लेकिन अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो ऑर्डर देगा डायरेक्टर को। ठीक है, और उसमें था 4 सदस्यीय परिषद का गठन था और इसमें 3 सदस्यीय परिषद का गठन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रावधान है कि युद्ध कूटनीति तथा राजस्व के मामले में बॉम्बे एवं मद्रास को गवर्नर जनरल परिषद के अधीन किया गया। पहले था कि कुछ मामले में जो है बॉम्बे और मद्रास पे ये कर सकते थे, नियंत्रण कर सकते थे, लेकिन अब था कि युद्ध कूटनीति तथा राजस्व के मामले में पूरी तरह से बॉम्बे और मद्रास को अपने अधीन कर दिया गया, नहीं गवर्नर जनरल परिषद के अधीन कर किया गया। ठीक है, भारत में ब्रिटिश सरकार साम्राज्य का विस्तार नहीं करेगी। इसमें कह दिया गया था कि जो ब्रिटिश सरकार है ये यहाँ पर इंडिया में साम्राज्य का विस्तार नहीं करेगी, लेकिन ये सब बस कॉपी की बातें थी। यहाँ इसके मुख्य होने के बावजूद भी वो लोग साम्राज्य विस्तार करते रहे। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम और उसके बाद हम लोग देखे 1784 का पीस इंडिया एक्ट। ठीक है,